69. Of. Classification. Congenital. Malformations. Characteristics in GAMETOPATIA and BLASTOPATIA. Gametopatia. This is a pathology that occurs during the gamete period before the blastular period. This occurs from production to the hours before fertilization. Classification of congenital malformations, characteristics and gametopathia and blastopathia. तो gametopathia के बारे में हम स्टडी करते हैं. दिस इज द पैथोलॉजी दैट अकर ड्यूरिंग द गेमेट पीरियड. ये जो है पैथोलॉजी है और ये अकर होता है ड्यूरिंग द गेमेट पीरियड के दौरान हमें ये पैथोलॉजी देखने को मिलता है. बिफोर द ब्लास्टुला पीरियड से पहले दिस occurs फ्रॉम प्रोडक्शन दिस occurs फ्रॉम प्रोडक्शन टिल द हावर बिफोर फर्टिलाइजेशन से दिस occurs ये होता है फ्रॉम द प्रोडक्शन टिल द हावर बिफोर फर्टिलाइजेशन. ये सब गेमेटोपैथिया हमें को देखना पड़ता है. ये पैथोलॉजी है. पैथोलॉजी ड्यूरिंग द ये अगर गेमेट से बिफोर द ब्लास्टुला पीरियड और गेमेट के पैथोलॉजी स्टडी करेंगे तो गेमेटोपैथिया बोला जाता है. फिर ब्लास्टोपैथिया जो है 124. Blastopathy. Blastopathy is a pathology that occurs during the blastular period within the first 15 days from the moment of fertilization until embryo and trophoblast ejection. The most frequent cause of blastopathy is chromosomal aberration in combination with harmful effect of environmental factors. Manifestations of blastopathies are different. 122. Superficial or deep implantation of blastocyst. Disturbance of embryo orientation. Blastopathy is the pathology. ये पैथोलॉजी है that occurs during the blastula period. जो अगर ब्लास्टुला पीरियड में हुआ तो इसको ब्लास्टोपैथी और गेस्टुला पीरियड में हुआ तो गेमेट पीरियड बिफोर द ब्लास्टुला पीरियड हुआ तो इसको गेमेटोपैथी बोलते हैं. विद इन द फर्स्ट 15 डेज होता है उसमें हम देखते हैं फ्रॉम द मोमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन अंटिल एम्ब्रियो. द moment of fertilization until embryo and trophoblast ejection. जब तक ये एम्ब्रियो एंड ट्रोफोब्लास्ट इजेक्शन नहीं हो जाता है तभी इसको ब्लास्टोपैथी बोलता है. द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ ब्लास्टोपैथी. इसके जो ब्लास्टोपैथी के मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज है वो है क्रोमोसोमल एबरेशन इन कॉम्बिनेशन विद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर. यहाँ पर क्रोमोसोमल एबरेशन देखने को मिलता है इन कॉम्बिनेशन विद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर. मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लास्टोपैथिक्स आर डिफरेंट. यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लास्टोपैथीज आर डिफरेंट होता है तो इसमें से कौन कौन से होता है देखते हैं. मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लास्टोपैथीज आर डिफरेंट. Manifestations of blastopathies are different. Superficial or deep implantation of blastocyst. Disturbance of embryo orientation. Empty embryo sacs blastocytes without an embryo. Double malformations are reduplicated embryonal primordial that are either primary or the result of later division. मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लास्टोपैथीज आर डिफरेंट. इसमें जो ब्लास्टोपैथीज में कुछ मैनिफेस्टेशन है उसका डिफरेंट होता है देखते हैं. सुपरफिशियल और डिफरेंट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस. सुपरफिशियल और डीप इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस होता है. डिस्टर्बेंस ऑफ एम्ब्रियो ओरिएंटेशन देखने को मिलता है. एम्पेटी एम्ब्रियो सेक्स ब्लास्टोसिस विदाउट एन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो सेक होता है ब्लास्टोसिस विदाउट एन एम्ब्रियो देखने को मिलता है. डबल malformation are reduplicated embryonal primordial that are either primary or the result of later division. ये रिजल्ट होता है. सुपरफिशियल और डीप इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस. यहाँ पर जो है इम्प्लांटेशन जो होता है वो सुपरफिशियल होता है और डीप इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस. यहाँ पर दो तरह के होता है सुपरफिशियल और डीप इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है. डिस्टर्बेंस ऑफ एम्ब्रियो ओरिएंटेशन. डिस्टर्बेंस हो जाता है एम्ब्रियो ओरिएंटेशन में. एम्पेटी खाली एम्ब्रियो सेक होता है. ब्लास्टोसिस विदाउट एन एम्ब्रियो. ब्लास्टोसिस जो होता है ये एम्ब्रियो में एम्पेटी सेक होता है. एम्ब्रियो सेक होता है एम्पेटी एम्ब्रियो सेक जिसको ब्लास्टोसिस बोलते हैं. ब्लास्टोसाइट विदाउट एन एम्ब्रियो विदाउट एन एम्ब्रियो. डबल मालफॉर्मेशन आर रीडुप्लिकेटेड. यहाँ पर डबल मालफॉर्मेशन जो है रीडुप्लिकेट कर जाता है एम्ब्रायनल प्राइमोर्डियल पे दैट आर आइदर जो कि होता है प्राइमरी और रिजल्ट ऑफ द लेटर डिवीजन. और ये रिजल्ट इसका है लेटर डिवीजन का ये रिजल्ट है.
Now classification of congenital malformation, characteristics and embryopathia and phytopathia. Congenital. 70. Of. Classification. Malformations. Characteristics in EMBRIOPATIA and FETOPATIA. A morbid condition of the embryo or a disorder resulting from abnormal embryonic development with consequent congenital anomalies. E.g., rubella syndrome. A disease or disorder seen in a fetus. Classification of congenital malformation, characteristics and embryopathia and phytopathia. तो embryopathia morbid condition, ये morbid condition where embryo or a disorder resulting, जहाँ पर embryo और a disorder resulting दिखता है for abnormal embryonic है, जहाँ पर कि abnormal embryonic का morbid condition, ये morbid condition of the embryo or disorder resulting from abnormal embryonic development with consequent congenital anomalies देखने को मिलता है। एग्जाम्पल रुबेला सिंड्रोम में आपको देखने को मिलेगा congenital malformation जो कि एम्ब्रियोफाइट और फिटोपैथिया कॉज करता है। डिजीज और ऑर्डर सीन इन फीटस, और ये डिजीज और ऑर्डर जो है फीटस में देखने को मिलता है। पोस्ट नेटल ऑन्टोजेनेसिस डेफिनेशन, यहाँ पर मेरे को नहीं लगता ये सही अच्छा से एक्सप्लेन किया है, मैं इसके लिए क्रोम पर जाता हूँ। एम्ब्रोपैथिया और फिटोपैथिया। एम्ब्रोपैथिया होता है डिजीज इन एम्ब्रियो और फिटोपैथिया होता है डिजीज इन फीटस। उसके बाद आते हैं पोस्ट नेटल ऑन्टोजेनेसिस डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ पर पोस्ट नेटल ऑन्टोजेनेसिस आर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर आफ्टर द नेटल पीरियड A disease or disorder seen in a fetus. 71. Postnatal ONTOGENESIS. Definition. PERIODIZATION. Postnatal ontogenesis are the levels of development that occur after the natal fetal period. The periods are neonate earlier, 654. Puberty 11 to 16 years. पोस्टनेटल ऑन्टोजेनेसिस के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन और पीरियडिक के कंडीशन बताने कहाँ से कहाँ तक है। वो पोस्टनेटल ऑन्टोजेनेसिस आर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर आफ्टर द नेटल और फीटल पीरियड के बाद ये होता है। द पीरियड रार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नियोनेट है जो कि 1 ईयर का, प्यूबर्टी 11 से 16 ईयर को देखने को मिलता है, और मीनोपोज जो 45 से 50 ईयर को देखने को मिलता है। और उसके बाद फीचर पोस्टनेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट राइट connection with its biosocial organization. 72. Features postnatal period of development rights in connection with its biosocial organization. Postnatal period of development is the period of development which follows life post-partum after birth. It can also be defined as the levels of development that occur after the natal fetal period. It has 3 major periods which are neonate 1 year, 70 of 13, puberty 11 to 16 years. A feature postnatal period of development rights in connection with its biosocial organization. Postnatal period of development is the period of development which follow the life post. या post नेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। पीरियड्स, ये पीरियड होता है डेवलपमेंट विच फॉलो लाइफ पोस्टपार्टम आफ्टर द बर्थ। अब ये पोस्टपार्टम जो है आफ्टर द बर्थ होता है। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर आफ्टर द नेटल और फीटल पीरियड। जो पीरियड जो होता है पोस्ट नेटल पीरियड, ये आफ्टर द फीटल पीरियड अगर होता है, पोस्ट नेटल पीरियड बोल सकते हैं। आफ्टर द नेटल पीरियड ये डेवलपमेंट ऑफ फीटस आफ्टर द नेटल पीरियड या फीटल पीरियड उसे बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। इट इज़ 3 मेजर पीरियड विच आर, इसमें जो है ना 3 पीरियड जो होता है पोस्टनेटल पीरियड में होता है। नियोनेट 1 ईयर का, पुबर्टी, पोस्टनेटल पीरियड नियोनेट 1 Age 70, menopause 45 to 50 years. 72. Features नियोनेट 1 ईयर का होता है, पुबर्टी 11 से 16 ईयर, मेनोपॉज 45 से 50 ईयर। दीज आर डेवलपमेंट पीरियड आर linked to various biological and social states. These age developmental periods are also linked to various biological and social strata. People within the same period are likely to belong to the same social groups, such as school, clubs, and sport groups. Interaction among people in the same period is usually the first basis of societal interaction humans experience, save from those with their parental figure.
अब यहाँ से स्टार्ट करो। दीज एज डेवलपमेंट जो है पीरियड आर आल्सो लिंक टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड सोशल स्टेटस। बायोलॉजिकल एंड सोशल स्टेटस लिंक्ड होता है। पीपल विद द सेम पीरियड, जो पीपल जो सेम पीरियड से होता है, आर लाइकली टू बिलोंग टू द सेम सोशल ग्रुप, और जो बिलोंग करता है सेम सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है, सच एज स्कूल क्लब्स एंड स्पोर्ट ग्रुप्स, सच एज स्कूल क्लब्स एंड स्पोर्ट ग्रुप्स। Now interaction among people in the same period, जो interaction among the same period, usually the first basic of societal interaction. Human experiences save from those with their prenatal figure. Interaction के बारे में, interaction among people in the same period is usually the first basis of societal interaction. Humans experience save from those with their prenatal figure. इंटरेक्शन अमंग द पीपल इन द सेम पीरियड में जो इंटरेक्शन होता है पीपल के बीच में, यूजली द फर्स्ट बेसिक ऑफ सोसाइटल, ये जो फर्स्ट बेसिक ऑफ सोसाइटल होता है सोसाइटल इंटरेक्शन। ह्यूमन एक्सपीरियंस करता है सेव फ्रॉम दी दोज, उस सेव करता है फ्रॉम दोज विद देयर प्रीनेटल फिगर्स से उसे सेव करता है। सेव एजिंग द फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन ऑन्टोजेनेसिस, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एजिंग। एजिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताएं। 73. Aging is the final stage of human ontogenesis. Modern theories of aging. The traditional aging theories hold that aging is not an adaptation or genetically programmed. Modern biological theories of aging in humans fall into two main categories: programmed and damage or error theories. The programmed theories imply that aging follows a biological timetable, perhaps a continuation of the one that regulates childhood growth in the. अब एजिंग के बारे में बात करते हैं। एजिंग एज द फाइनल स्टेज ऑफ द ह्यूमन ऑन्टोजेनेसिस, ह्यूमन ऑन्टोजेनेसिस का ये फाइनल स्टेज होता है एजिंग। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एजिंग, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एजिंग क्या कहता है ये देखते हैं। द ट्रेडिशनल एजिंग थ्योरीज होल्ड दैट, ये ट्रेडिशनल एजिंग थ्योरी होल्ड करता है दैट एजिंग इज नॉट एन एडेप्टेशन। एजिंग जो है ये एडेप्टेशन नहीं है और जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, और ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड भी नहीं है। Modern biological theories aging in human fall into two main categories: programmed और डैमेज और एरर थ्योरीज। यहाँ पर जो है ना, जो मॉडर्न बायोलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से दो तरह के प्रोग्राम्ड और डैमेज और एरर थ्योरीज दिया गया है, और यहाँ पर ये नहीं है एडेप्टेशन, ये इसको शो नहीं करता है प्रोग्राम। ना उसके बाद द प्रोग्राम थ्योरीज क्या कहता है। द प्रोग्राम थ्योरी imply that एजिंग फॉलोज ए बायोलॉजिकल टाइम टेबल। यहाँ पर बताया जाता है कि प्रोग्राम थ्योरी जो है ये बताता है कि टाइम टेबल, ये जो इम्प्लाई करता है यानी कि फॉलो करता है बायोलॉजिकल टाइम टेबल को। परहैप्स एज कंटिन्यूएशन ऑफ द वन दैट रेगुलेट चाइल्डहुड। यहाँ पर ये परफॉर्म करता है, ये फंक्शन कंटिन्यू करता है फ्रॉम द चाइल्डहुड कंडीशन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दैट रेगुलेट, किसी भी चीज़ का कुछ एक लिमिट पीरियड होता है, उस टाइम में वो ग्रो करता है, फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद ग्रोथ करना बंद कर देता है। तो ये यहाँ पर रेगुलेट करते हैं चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि चाइल्डहुड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दिस रेगुलेशन वुड डिपेंड्स ऑन चेंज इन जीन एक्सप्रेशन। ये जो है ये रेगुलेशन जो हो देख रहे हैं आप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जीन एक्सप्रेशन के चेंजेस के बेसिस पर ही यहाँ पर होता है। दैट अफेक्ट द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, और ये अफेक्ट करता है सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस को अफेक्ट करता है। रिपेयर एंड डिफेंस रिस्पॉन्सेस, और रिपेयर एंड डिफेंस रिस्पॉन्स को ये अफेक्ट करता है। ना उसके बाद द प्रोग्राम थ्योरी हैज़ 3 सब कैटेगरी। प्रोग्राम थ्योरी के भी 3 सब कैटेगरीज हैं। The program theory has 3 subcategories. 1. Programmed longevity. Aging is the result of a sequential switching on and off of certain genes. 2. Endocrine theory. Biological clocks act through hormones to control the pace of aging. 3. Immunological theory. The immune system is programmed to decline over time, which leads to an increased vulnerability to infectious disease and thus aging and death. The damage or error theories emphasize environmental assaults to that induce cumulative damage at various levels is the cause of AG. द प्रोग्राम थ्योरी हैज़ 3 सब कैटेगरीज। प्रोग्राम थ्योरी के पास जो है 3 सब कैटेगरीज है। प्रोग्राम्ड लॉन्जिविटी, एजिंग इज द रिजल्ट ऑफ सीक्वेंशियल स्विचिंग ऑन एंड ऑफ सर्टेन एजेंट्स। एंडोक्राइन थ्योरी है सेकेंड। बायोलॉजिकल क्लॉक्स एक्ट थ्रू हार्मोन्स, थ्रू हार्मोन्स टू कंट्रोल द पेस ऑफ एजिंग,
एजिंग को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक्स का सहायता लिया जाता है। थर्ड है इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी। इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी में आप देखते हैं कि द इम्यून सिस्टम इज प्रोग्राम, जो इम्यून सिस्टम प्रोग्राम्ड है, immune system program to decline over time, which leads to an increase vulnerability to infectious disease and thus aging and that and then age। यहाँ पर हम लोगों ने तो तीन तरह के जो है इस प्रोग्राम थ्योरी के तीन पार्ट देख लिया। प्रोग्राम लॉन्गिविटी और सेकेंड एंडोक्राइन थ्योरी और थर्ड जो है इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी हम लोगों ने देख लिया। इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी में आपने देखा कि कैसे सेल ग्रो करता है, फिर उसके बाद इन्हें इंक्रीज होता है, इन्फेक्शन डिजीज अगर उसमें कॉज होता है वो फिर वो डेथ कर जाता है। इस टाइप से हम लोगों ने देखा ना। उसके बाद द डैमेज और एरर थ्योरीज के बारे में स्टडी करते हैं। Death. The damage or error theories emphasize environmental assaults to living organisms that induce cumulative damage at various levels is the cause of aging. The damage or error theory include 1. Wear and tear theory. Cells and tissues have vital parts that wear out resulting in aging. 2. Rate of living theory. The greater an organism's rate of oxygen basal metabolism, the shorter its lifespan. 3. Cross linking theory. An accumulation of cross-linked proteins damages cells and tissues, slowing down bodily processes resulting in aging. 71 of 139. 74. अब स्टार्ट करते हैं द डैमेज और एरर थ्योरी। तो ये एम्फेसाइज करता है इन्वायरमेंटल एस्यूल्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंड्यूस क्यूमुलेटिव डैमेज। ये क्यूमुलेटिव डैमेज एट वेरियस लेवल एट द कॉज ऑफ एजिंग। यहाँ पर जब समय जब पुड़ता है मतलब किसी सेल का, वो सो डैमेज करना शुरू कर जाता है। उसका कोई भी पर्टिकुलर टाइम रहता है कि सबका एक टाइम है ग्रो करना, फिर उसके बाद मतलब उसका भी लाइफ टाइम स्पान होता है हर एक सेल का, वो डिसग्रेड करने लगता है कुछ। जैसे कि अगर बॉडी की बात करें, अगर द शॉर्टर लाइफ स्पान यहाँ तक पहुँच गए थे। थर्ड जो है क्रॉस लिंक थ्योरी बोलते हैं। क्रॉस लिंक थ्योरी ये बोलता है एन एक्यूमुलेशन ऑफ क्रॉस लिंक। ये एक्यूमुलेशन ऑफ क्रॉस लिंक प्रोटीन डैमेज है, जो प्रोटीन डैमेज होने लगता है सेल्स एंड टिश्यू स्लोइंग डाउन और सेल और टिश्यू जो है स्लोइंग डाउन बॉडी प्रोसेस रिजल्टिंग इन एजिंग। अब यहाँ पर देखते हैं कोई भी सेल है क्रॉस लिंक प्रोटीन डैमेज करता है सेल्स एंड टिश्यू। कोई सेल की बात करते हैं, सेल जो है एक डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है, ये डिवाइड करते गया, फिर ये भी डिवाइड किया। इसमें एक क्रोमोसोम लेवल जो कि समय जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ ना कुछ कमी आते जाता है कि इतना कम आ जाता है कि फिर ये डिवाइड करना ही बंद कर देता है। और ऐसा हम लोगों ने साइटोलॉजी में पढ़ा कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि 4 या 5 बार डिवाइड करने के बाद वो डिवाइड करना बंद कर देता है। एजिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन ओंटोजेनेसिस, क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल डेथ। ये एजिंग ही है जिसमें कि 74. Aging is the final stage of human ontogenesis. Clinical and biological death. Clinical death is the medical term for the stop of blood circulation and breathing. The two criteria necessary to sustain the lives of human beings and of many other organisms. LT occurs when the heart stops beating in a regular rhythm, a condition called cardiac arrest. The term is also sometimes used in resuscitation research. 71 of 139. 71 of 139. एजिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन ओंटोजेनेसिस, क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल डेथ। हाँ, बात सही है। देखते हैं क्लिनिकल डेथ इज़ द मेडिकल टर्म। ये क्लिनिकल डेथ जो है ये मेडिकल टर्म है दैट स्टॉप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें कि ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है एंड ब्रीदिंग भी स्टॉप, ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है। द टू क्राइटेरिया नेसेसरी टू सस्टेन द लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बींग, जो कि 2 क्राइटेरिया है जो कि ह्यूमन बींग के लाइव रहने के लिए बहुत नेसेसरी है। एंड मेनी अदर ऑर्गेनिज, और वो मेनी अदर ऑर्गेनिज के लाइव रहने के लिए तो ही ऐसा कंडीशन है कि ब्लड सर्कुलेशन चलता रहना चाहिए और ब्रीदिंग चलता रहना चाहिए। इट अकर्स व्हेन द हार्ट स्टॉप ब्रीदिंग, और ये तब होता है जब हार्ट जो है ब्रीदिंग हार्ट बीट जो है स्टॉप हो जाता है। रेगुलर रिदम, जो इन रेगुलर रिदम कंडीशन कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। और ऐसा कब देखने को मिलता है, अगर हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाए तो इसको कार्डियक अरेस्ट होता है। द टर्म इज कॉल्ड समटाइम्स यूज टू रेस्यूसिएशन रिसर्च, रेस्यूएशन रिसर्च बोला जाता है।
With the advent of new With the advent of new resuscitation strategies, cardiac arrest came to be called clinical death rather than simply death, to reflect the possibility of post-arrest resuscitation. At the onset of clinical death, consciousness is lost within several seconds. Measurable brain activity stops within 20 to 40 seconds. Irregular gasping may occur during this early time period and is sometimes mistaken by rescuers as a sign that CPR is not necessary. During Klineseach 2 GT, once 9L tissues are notched, steadily accumulate ischemic injury. 72 of 139. with the advent of new resuscitation strategy, the cardiac arrest came to the call. जब कार्डियक अरेस्ट आता है उसको बोलता है क्लिनिकल डेथ रेदर देन सिंपली डेथ, और इसको बोल सकते हैं सिंपली डेथ तो टू रिफ्लेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द पोस्ट अरेस्ट रेस्यूसिटेशन एट द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल डेथ। जबकि हम यहाँ पर बात करते हैं क्लिनिकल डेथ, कॉन्शियसनेस इज़ द लॉस्ट। कॉन्शियसनेस अगर क्लिनिकल डेथ हो गया तो कॉन्शियसनेस जो लॉस हो जाए विद इन द सेवरल सेकेंड, कुछ सेकेंड में उसका कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाए। मेजरेबल ब्रेन एक्टिविटी स्टॉप, जो मेजरेबल एक्टिविटी है ब्रेन की वो स्टॉप हो जाए विद इन 20 to 40 seconds। इरेगुलर गैप्सिंग में अकर जो होगा अकर ड्यूरिंग दिस अर्ली टाइम पीरियड, और अर्ली टाइम पीरियड में इरेगुलर गैप्सिंग में देखने को मिल सकता है। एंड इज समटाइम्स मिस्टेकन बाय डिस्कर्स एज ए साइन दैट CPR इज नॉट नेसेसरी। और इसके बाद जो है इस टाइप में कुछ टाइप जो मतलब डिस्कर्सर्स होता है वहाँ पर CPR का नेसेसरी नहीं है, CPR देना ज़रूरी नहीं होता है। ड्यूरिंग क्लिनिकल डेथ में ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी स्ट्रिक्टली एक्यूमुलेट इस्केमिया इंजरी। और ये जो है क्लिनिकल डेथ होता है ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन जो है इंस्टेंटली एक्यूमुलेट हो जाता है, इस्केमिया इंजरी देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल डेथ, अब बायोलॉजिकल डेथ के बारे में भी बात करते हैं। Biological death is a formal death of the body when the whole system fails but certain organs continue to function for a while. Doctors declare biological death as dead after physical examination, such as no heartbeat, stop in breathing regulation, and no movement of eyelids when focused light in the body losing its natural warmness. Biological death is most likely not reversible. बायोलॉजिकल डेथ इज अ फॉर्मल डेथ। ये जो है फॉर्मल डेथ ऑफ ए बॉडी व्हेन द होल सिस्टम फेल्स बट सर्टेन ऑर्गन्स कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर अ वाइल। यहाँ पर जो है ना होल सिस्टम मतलब बॉडी जो है फेल्स हो जाता है लेकिन कुछ ऐसे हैं ऑर्गन जो कि काम कर रहे हैं, ये बायोलॉजिकल डेथ में देखने को मिलता है, जबकि क्लिनिकल डेथ में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। डॉक्टर डिक्लेयर करता है बायोलॉजिकल डेथ एज डेड। बायोलॉजिकल जो डॉक्टर जो डिक्लेयर करता है बायोलॉजिकल डेथ एज ए डेड आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जो डेथ होता है सच एज नो हार्ट बीट, उसमें हार्ट बीट नहीं देखने को मिलेगा। स्टॉप इन ब्रीदिंग रेगुलेशन स्टॉप हो जाएगा एंड नो मूवमेंट ऑफ आई लीड्स, और वो उसके आई लीड्स का मूवमेंट नहीं होगा। व्हेन focused light and the body losing its natural warmness, और बॉडी जो अगर उसको पकड़ेंगे तो वो अपना नेचुरल वार्मनेस ख़त्म हो जाता है। बायोलॉजिकल डेथ इज मोस्ट लाइकली नॉट रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, अगर बायोलॉजिकल डेथ हो गया तो हो गया। The life of man and the problem of longevity, gerontology and geriatrics. 75. The life of man and the problem of longevity. Gerontology and geriatrics. Geriatrics is the field of medicine dedicated to providing care for the elderly. Geriatricians are physicians who have special training to better understand the unique needs of older adults, which is why they typically prescribe care for adults 65 and older. Older people often need treatment for a variety of different conditional. Several conditions that require treatment can add complexity to any. अब जियाट्रिक्स जो इज़ द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ये जो है जियाट्रिक्स है ये फील्ड ऑफ मेडिसिन है डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग, ये डेडिकेट है प्रोवाइडिंग टू केयर ऑफ द एल्डरली। ये बूढ़े बुजुर्ग को
मेडिसिन फील्ड ऑफ मेडिसिन है, जहाँ पर कि बूढ़े के सबकी सेवा करने के लिए एक फील्ड डिसाइड किया गया है, जो कि केयर ऑफ द एल्डर पर्सन का केयर करने के लिए ये फील्ड है, मेडिसिन फील्ड। जीरियाट्रिशियंस आर फिजिशियन, जीरियाट्रिशियन जो है वो फिजिशियन होता है, हु हैव स्पेशल ट्रेनिंग, उसके पास स्पेशल ट्रेनिंग होता है टू बेटर अंडरस्टैंड द यूनिक नीड्स ऑफ ओल्डर एडल्ट, और उसे क्या ओल्डर एडल्ट्स को चाहिए उसके लिए उसके पास यूनिक अंडरस्टैंडिंग होता है, which is why they typically prescribe care for adults 65 and older। उसको क्या प्रिस्क्राइब करना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, ये सब उसको अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। तो जियाट्रिक्स वो होता है जो कि एल्डर यानी कि 65 साल के आदमी या औरत को हमें मेडिसिन और उसका डॉक्टर बोल सकते हैं। Older people often need treatment. Older person. Older people often need treatment for a variety of different conditions. Having several conditions that require treatment can add complexity to an already difficult puzzle. Some can become particularly challenging to diagnose or treat as they. Symptoms and side effects from previously existing conditions begin to mask other problems. Older people often need treatment। जो older people जो है उसे कभी कभार जो है ट्रीटमेंट फॉर ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट कंडीशन, और उसमें जो है ना ट्रीटमेंट चाहिए, और वेराइटी ऑफ डिफरेंट का कंडीशन जब 65 से ऊपर जाता है तो लॉट वेरियस टाइप ऑफ डिजीज होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो एजिंग भी आने लगता है, तो हैविंग सेवरल कंडीशन, कुछ ऐसे सेवरल कंडीशन आते हैं दैट रिक्वायर्ड जो कि रिक्वायर्ड करता है ट्रीटमेंट कैन ऐड कम्प्लेक्सिटी, और वो ट्रीटमेंट कैन ऐड कम्प्लेक्सिटी और टू एन ऑलरेडी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसके पास जो है ना पहले से ही डिफ़िकल्टी कॉज करता है, और फिर यहाँ पर एक पजल टाइप का हो जाता है, तो वहाँ पर जॉइंट पेन हुआ सब एक दूसरे से उलझ जाता है। यहाँ पर जब 65 साल से ऊपर का अगर हो जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल डॉक्टर होता है, जियाट्रिक्स उसको बोलते हैं। सम कैन बिकम पार्टिकुलरली चैलेंजिंग टू डायग्नोस, कुछ से जो अच्छे से नहीं जानते हैं, अगर नॉर्मल जनरल फिजिशियन है तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो पार्टिकुलरली कौन सा डिजीज़ है, कि सब एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा डिजीज़ है, और ट्रीट एज द सिम्टम्स, और उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ट्रीट उसका जो भी सिम्टम्स होता है, और सिम्टम एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है। साइड इफ़ेक्ट फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कंटिन्यूस कंडीशन, जो कि साइड इफ़ेक्ट भी हम लोगों को देखने को मिलता है प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कंडीशन में हम लोग ने देखा। बिंग ई टू मास्क अदर प्रॉब्लम्स, और वो जो है फिर दूसरे प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है, एक को सॉल्व करने जाओ तो दूसरा, तो इसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। नो जियाट्रिक्स ट्रेनिंग कैन हेल्प केयर गिवर्स। Geriatric training can help caregivers to take on a number of common challenges related to treating seniors, like having patients who struggle to follow outpatient instructions, keep future appointments, or properly handle prescription dose schedules. Geriatric doctors have even further specialties which can include pain management, physical therapy, nutrition, oncology, general surgery, and nursing. Gerontology is the scientific study of the phenomena of aging by Wick. Progressive changes that take जियाट्रिक्स ट्रेनिंग कैन हेल्प, ये जो हेल्प करता है caregivers टू टेक ऑन ए नंबर ऑफ कॉमन चैलेंजेस। यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसे जियाट्रिक्स ट्रेनिंग जो है ये आपको सिखाता है जिसमें कि कॉमन चैलेंजेस को फेस करना होता है रिलेटेड टू ट्रीटिंग सीनियर्स, और कैसे सीनियर्स को ट्रीट करता है उसके बारे में बताता है। लाइक हैविंग पेशेंट, लाइक जो भी पेशेंट्स होते हैं हु स्ट्रगल टू फॉलो आउट पेशेंट जो कि फॉलो करता है आउट पेशेंट इंस्ट्रक्शन। इसमें जो है ना की फ्यूचर अपॉइंटमेंट है, इसमें पहले ही जो फ्यूचर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके लिए टाइम अच्छे से देना पड़ता है, और प्रॉपरली हैंडल प्रिस्क्रिप्शन, और जो है यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है, कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, और टाइम पर शेड्यूल के हिसाब से डोजेज जो दिया गया है उसे टाइम टू टाइम लेना पड़ता है। जियाट्रिक्स डॉक्टर्स हैव इवन फर्दर स्पेशलिटीज़, और जियाट्रिक्स डॉक्टर जो होता है हैव बीन फर्दर स्पेशलिटीज़ होता है, स्पेशलाइज उसमें विच कैन इंक्लूड पेन मैनेजमेंट, और वो पेन मैनेजमेंट का भी कोर्स किया रहता है, तो उसमें उसका एक स्पेशलिटीज होता है जियाट्रिक्स, और उसके लिए ही उसने पढ़ाई किया होता है, और किसी भी नॉर्मल डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज होता है एज कम्पेयर टू जियाट्रिक्स, और
कोई भी फील्ड का डॉक्टर है तो वो उस फील्ड का राजा कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं तो उसके पास फिजिकल थेरेपी होता है, न्यूट्रिशन, ऑन्कोलॉजी, जनरल और सर्जरी एंड नर्सिंग। अगर ये चारों पांचों कोर्स अगर आपने किया है तो जियाट्रिक्स बनने के लिए आप रेडी हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जेरेनोटोलॉजी। Gerontology is the scientific study of the phenomena of aging, by which is meant the progressive changes that take place in a cell, a tissue, an organ system, a total organism, or a group of organisms with the passage of time. Aging is part of the development sequence of the entire lifespan, from prenatal growth to senescence. Gerontology, however, is concerned primarily with the changes that occur between the attainment of maturity and the death of the individual and with the factors that influence these changes. अब बात करते हैं जेरेंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिनोमेना ऑफ एजिंग। ये जो है साइंटिफिक स्टडी एजिंग के फिनोमेना को साइंटिफिक तरीके से अगर स्टडी करते हैं उसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। बाय विच इज मेंट बाय द प्रोग्रेसिव चेंजेज। और ये हम मतलब समझते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेज दैट टेक्स प्लेस इन सेल, जो कि सेल में जो है प्रोग्रेसिव चेंजेज होता है सेल एंड टिश्यू और an organ system, a total organism or a group of organisms with the passage of time। ये हमें देखने को मिलता है एन ऑर्गन सिस्टम, टोटल ऑर्गेनिज और टोटल ऑर्गेनिज में देख सकते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज विद द पैसेज ऑफ टाइम, और टाइम के दौरान हमें देखने को मिलता है। एजिंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। एजिंग जो है पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। सीक्वेंस ऑफ द इंटायर लाइफ स्पैन, सीक्वेंस है इंटायर लाइफ स्पैन का ये सीक्वेंस है। फ्रॉम प्री नेटल ग्रोथ टू सेनेसेंस, प्री नेटल ग्रोथ टू सेनेसेंस। Gerontology, however, is the concerned primarily with the changes that occur between the attachment काम क्या उठ के gerontology, however, is considered primarily, first of all जो है ये करता है with the changes that occur between the attachment में जो भी चेंजेज होता है उसको उसके बीच में ये कंसर्न करता है। प्राइमरी सबसे पहले वही कंसर्न करता है ऑफ मेच्योरिटी एंड द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल ये कंसीडर करता है। एंड विद द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस चेंजेस, और ये जो है डेथ ऑफ इंडिविजुअल कैसे हुआ उसके फैक्टर और दैट इन्फ्लुएंस द चेंजेस, और उसमें क्या क्या चेंजेज है उस सबको ये कंसीडर करता है। और इस सबके नाउ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फीचर्स ऑफ एक्शन ऑफ द इवोल्यूशनरी फैक्टर इन पॉपुलेशन ऑफ पीपल। नाउ उसके बाद Synthetic theory of evolution. Features of action of evolutionary factors in populations of people. The modern synthetic theory of evolution explains the evolution of life in terms of genetic changes occurring in the population that leads to the formation of new species. LT also explains the genetic population or Mendelian population, gene pool, and the gene frequency. Evolutionary factors in populations. synthetic theory of evolution. Features of action of evolutionary factors in population of people. The modern synthetic theory of evolution explains the evolution of life in terms of genetic changes occurring in the population that leads to the formation of a new species. यहाँ पर मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी ये बोलता है इवोल्यूशन एक्सप्लेन द एवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक चेंजेस। जेनेटिक चेंजेज के टर्म में जो है एवोल्यूशन लाइफ को एक्सप्लेन करता है। अकरिंग ऑफ द ये जो है पॉपुलेशन में होता है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पेसीज, और जिससे कि ये लीड्स करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन करता है। इट आल्सो एक्सप्लेन द जेनेटिक पॉपुलेशन, ये आल्सो एक्सप्लेन करता है जेनेटिक पॉपुलेशन और मेंडेलियल पॉपुलेशन को भी ये अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो जीन पूल एंड द जीन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो है जीन और जीन फ्रीक्वेंसी जो मेंडेलियल पॉपुलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। इवोल्यूशन फैक्टर इन पॉपुलेशन कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इवोल्यूशन फैक्टर में हम लोगों को देखने को मिलता है Page 73 geriatric. mutation and the founder effect when a new mutation is introduced into a population
म्यूटेशन जो है फाउंडर इफेक्ट बोला जाता है। इट इज रैंडम एंड नॉन डायरेक्शनल। म्यूटेशन जो है फाउंडर इफेक्ट इवोल्यूशनरी के बेसिस पर ये रैंडम एंड नॉन डायरेक्शनल है। Genetic drift. It is the random loss of alleles due to failed mating in very small populations. It is a statistical anomaly and can lead to fixation or deletion of alleles. Gene flow refers to the exchange of genes among populations. Natural selection. It acts upon genetic variation, increasing the frequencies of alleles that promote survival _ fertility, referred to as statiskin. Decreasing AA frequencies of 74 reduce fitness. जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इट इज़ द रैंडम लॉस ऑफ एलील। ये रैंडम लॉस ऑफ एलील है ड्यू टू फेल्ड है मेटिंग इन वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट है लॉस ऑफ एलील, यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट में इट इज़ द रैंडम लॉस, यहाँ पर रैंडम लॉस ऑफ एलील होता है ड्यू टू फेल्ड मेटिंग इन वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ पर वेरी स्मॉल पॉपुलेशन होता है उसमें लॉस ऑफ एलील का लॉस हो जाता है। इट इज़ स्टैटिकल anomaly and can lead to fixation और deletion of alleles, जिसके कि अगर आप एक ही पॉपुलेशन में मैरिज वैरेज करते हैं तो वहाँ पर जो एलील है वो सप्रेस हो जाता है। अगर आपने कोई भी चूज ऐसा कर लिया है जेनेटिक ड्रिफ्ट, यहाँ पर ये बताता है, सिर्फ ये याद रखना जेनेटिक ड्रिफ्ट इट इज़ द रैंडम लॉस ऑफ एलील। यहाँ पर जो है रैंडम लॉस ऑफ एलील होता है ड्यू टू फेल्ड मेटिंग और फेल्ड मेटिंग इन वेरी स्मॉल पॉपुलेशन में failed mating in very small population. It is statistically anomaly and can lead to fixation or deletion of alleles, और ये fixation और deletion of allele के लिए रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन फ्लो रेफर टू द चेंज ऑफ जीन्स अमंग पॉपुलेशन। जीन फ्लो जो है रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ जीन्स अमंग पॉपुलेशन के जीन फ्लो जो है ये चेंज करता है पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करें। नेचुरल सिलेक्शन इट्स एक्ट्स अपॉन जेनेटिक वेरिएशन। ये जो नेचुरल सिलेक्शन जो भी है वो जेनेटिक वेरिएशन पर वर्क करता है। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील दैट, जब इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इंक्रीज करता है दैट प्रोमोट्स सर्वाइवल और फर्टिलिटी, और ये इंक्रीज करता है सर्वाइवल और फर्टिलिटी। रेफर टू एज फिटनेस, और ये रेफर टू एज फिटनेस सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस भी बोला जाता है। एंड डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील दैट रिड्यूज फिटनेस, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील अगर डिक्रीज करता है तो फिटनेस भी उसका डिक्रीज करेगा। नाउ यहाँ पर एक सिंपल जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या बोलता है, ये एक पॉपुलेशन है और ये दूसरा पॉपुलेशन है। नेचुरल सिलेक्शन तो आपने देखी। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है यहाँ पर एलील ए है और स्मॉल है, यहाँ पर इसी के बीच में क्रॉस होगा, ये पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन है, यहाँ पर इसी में क्रॉस होगा, जिसके कारण जो यहाँ पर डिलीशन और फिक्सेशन लाइक फिनोमेना देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट जीन फ्लो जो होता है यहाँ से और इसके बीच में अगर हम मेटिंग करवाएं तो यहाँ पर जीन का फ्लो होगा, यहाँ का करेक्टर यहाँ जाएगा, यहाँ का करेक्टर यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर समझ लेते हैं कि कैपिटल टी है, यहाँ पर टॉल है, यहाँ पर कुछ और ही करेक्टर है, मान लेते हैं कि स्मॉल टी ड्वार्फ है, यहाँ पर सिर्फ टॉल है। अगर यहाँ पर टॉल से ही करेंगे तो सिर्फ टॉल ही होगा। यहाँ से अगर जीन फ्लो करते हैं तो कुछ ड्वार्फ ही आएंगे, कुछ यहाँ पर टॉल के मतलब ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि उसके कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। और यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट, यहाँ से अगर ये क्रॉस करे तो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और फिर यहाँ पर भी कुछ टॉल आएगा, यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट आएगा। ऐसे जीन फ्लो होता है एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन का ट्रांसफ़र होता है, उसी को जीन फ्लो बोलता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है एक ही पॉपुलेशन में होता है और वो स्मॉल पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होता है, जिसके कारण रैंडम लॉस ऑफ एलील हो जाता है, और फील्ड ऑफ मेटिंग इज वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। अब यहाँ पर कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में डिस्कस करें। होमोलॉजी इन बायोलॉजी। Homology in biology means the similarity of the structure, physiology, or development of different species of organisms based upon their descent from a common evolutionary ancestor. Homologous organ structures are biological structures common among species due to their descent from a common ancestor. Example, the wing of a bat in a forearm, or any upper limb of any mammal with
Other mammals. These structures have similar arrangement of bones but perform. तो होमोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं. होमोलॉजी इन बायोलॉजी मीन्स द सिमिलरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है. फिजियोलॉजी भी सिमिलर है और डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन देयर डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर. उसका एंसेस्टर भी सेम है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी सेम है. तो होमोलॉजी का एग्जांपल है. Homologous organs structure are biologically structure common among species due to their descent from a common ancestor. ये जो कॉमन एंसेस्टर से अगर फॉर्म होता है तो उसका फंक्शन जो होता है सेम ही होता है. स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है इस होमोलोगस में. और कुछ ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं कि विंग्स ऑफ ए बैट एंड आवर फोरआर्म. हम लोगों का विंग्स जो है चमगादड़ का है और आवर फोरआर्म आपका हमारा हैंड जो है ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल. कॉमन एंसेस्टर से डिराइव्ड किया गया और फंक्शन भी लगभग सेम ही है. और एनी अपर लिम्ब ऑफ एनी मेमल्स. किसी भी अपर लिम्ब जो है मेमल्स का विद अदर मेमल्स. ये कोई भी जो है एनी अपर लिम्ब ऑफ मेमल्स और किसी भी मेमल्स का जो है दोनों का सेम होता है. होमोलोगस ऑर्गन शो करता है. दिस स्ट्रक्चर हैव सिमिलर अरेंजमेंट. और इसके पास जो होता है सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ बोन्स बट परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एडेप्टेशन. यहाँ पर जो है होमोलोगस में आपने देखा कि यहाँ पर जो है कॉमन एंसेस्टर होता है, सिमिलर अरेंजमेंट भी होता है, लेकिन इसका फंक्शन डिफरेंट होता है ड्यू टू एडेप्टेशन और हैबिटेट. जबकि हम लोग यहाँ पर हाथ से कुछ करने का, पकड़ने का, कुछ बनाने का काम करते हैं, जबकि चमगादड़ लटकने का काम करता है. ना उसके बाद एनालॉजी इन बायोलॉजी. एनालॉजी जो है अब बायोलॉजी में एनालॉजी का क्या मतलब है देखते हैं. Analogy in biology, similarity of function and superficial resemblance of structures that have different origins. Analogous organ structures are biological organs across different species which are similar in function and may have superficial resemblance but are different in evolutionary origin. Example, wings of a bat and that of an insect. Bat wing is a bony structure with association with underlying muscles. Insect wing are, however, 12 granule extensions. तो अब एनालॉजी के बारे में. एनालॉजी इज अ बायोलॉजी. एनालॉजी है एक बायोलॉजी है. सिमिलरिटी ऑफ फंक्शन सिमिलर हो गया. सुपरफिशियल रिसेम्बलेंस भी देखने को मिलेगा. दैट हैव डिफरेंट ओरिजिन उसका एंसेस्टर अलग होगा, ओरिजिन अलग होगा, जबकि वहाँ पर है होमोलोगस में ओरिजिन सेम था. एनालॉगस ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर आर बायोलॉजिकल ऑर्गन्स अक्रॉस डिफरेंट स्पेसीज विच है सिमिलर फंक्शन. डिफरेंट स्पेसीज होगा और सिमिलर फंक्शन होगा. एंड वे सुपरफिशियली रिसेम्बलेंस और सुपरफिशियली तो ये रिसेम्बलेंस करेंगे लेकिन डिफरेंट इवोल्यूशनरी ओरिजिन होगा. अगर होमोलोगस में क्या था सेम फंक्शन अलग होगा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब सेम इवोल्यूशनरी ओरिजिन होगा. लेकिन यहाँ पर जो एनालॉगस एनालॉजी की बात करते हैं तो वहाँ डिफरेंट इन इवोल्यूशनरी उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन भी सेम होगा, लेकिन ये इवोल्यूशन जो है डिफरेंट इन ओरिजिन होगा. सुपरफिशियली ये एक जैसा देख सकते हैं. अब एग्जांपल देखते हैं. विंग्स ऑफ ए बैट एंड दैट ऑफ एन इंसेक्ट और बैट का जो है विंग्स है दोनों सेम ही लगता है, लेकिन इसका जो है एंसेस्टर जो है ओरिजिन वो डिफरेंट है, जिसी के लिए एनालॉगस ऑर्गन भी बोला जाए. बैट का जो विंग्स इज अ बोनी स्ट्रक्चर, जबकि बैट्स का जो विंग्स बना है बोनी स्ट्रक्चर विद एसोसिएशन विद अंडरलाइंग मसल से बना है. इंसेक्ट का विंग जो है हाइवर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन. तो इंसेक्ट ऑफ विंग्स ऑफ बैट और विंग्स दोनों डिफरेंट है. और यहाँ पर जो है विंग्स ऑफ इंसेक्ट जो है मेम्ब्रेनस बना हुआ है, जबकि यहाँ पर है मसल्स का बना हुआ है, बोनी स्ट्रक्चर का बना हुआ है एसोसिएशन विद अंडरलाइनिंग मसल्स. बोनी स्ट्रक्चर है बैट्स का और उसमें है अंडरलाइनिंग विद अंडरलाइनिंग ऑफ मसल्स. कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंस of evolution, rudiments and atavism. Atavism, these are evolutionary traits that have disappeared phenotypically but do not necessarily disappear from an organism's DNA. The gene sequence often remains but is inactive. Such an unused gene may remain in the genome for many generations. As long as the gene remains intact, a fault in the genetic control suppressing the gene can lead to it being expressed again. Sometimes, the expression of dormant genes can be induced by artificial stimulation.
एटाविज्म, दीज आर इवोल्यूशनरी ट्रेट। ये जो है इवोल्यूशनरी ट्रेट और करेक्टर है दैट हैव डिसअपियर, वो डिसअपियर हो जाता है फिनोटाइपिकली बट टू नॉट नेसेसरी डिफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म डीएनए। ये जो है ना मतलब फिनोटाइपिक जो है डिसअपियर हो जाता है लेकिन ये डीएनए पर परसेंट होता है। द जीन सीक्वेंस ऑफ ऑन डिमेंस, और जीन सीक्वेंस उस पर रहता है बट ये जीन इनएक्टिव, वो इनएक्टिव कंडीशन में रहता है। सच एज अनयूज्ड जीन, जो या इसे बोल सकते हैं अनयूज्ड जीन में रिमेन इन द जीनोम, और जो जीनोम में पाया जाता है फॉर मैनी जनरेशन में, कुछ जनरेशन मैनी जनरेशन एज लॉन्ग एज द जीन रिमेन्स इंटैक्ट। और कुछ जो मैनी जनरेशन टू जनरेशन ये जो है कुछ देखने को मिल जाता है। अ फॉल्ट इन द जेनेटिक कंट्रोल, जैसे ये होता है जेनेटिक कंट्रोल के फॉल्ट के कारण सप्रेसिंग ऑफ द जीन्स कैन लीड टू इट बिगेंस एक्सप्रेस अगेन, और ये फिर से एक्सप्रेस कर जाता है। कभी कभी देखा होगा कि कोई बच्चा है उसके पूँछ निकल गए, ऐसा सब जो कि रूटीन में मतलब एटाविज्म होता है, ऐसा सब देखने को मिलता है लेकिन वो सप्रेस रहता है। किसी किसी में वो टेल्स ग्रो करने लगता है। समटाइम्स द एक्सप्रेशन ऑफ डॉर्मेंट जीन्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन को, कुछ टाइम जो है कुछ केमिकल ऐसा फिनोमेना होता है जिसके कारण जो है वो जीन्स मतलब कि ये इंड्यूज हो जाता है आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन के कारण, वो एक्टिवेट हो जाता है और उसका सिंपल हम लोगों में देखने को मिलता है। रूडिमेंट्स क्या होता है? Rudiments refer to biological organs or tissue that are incomplete or no longer functional. As living conditions change during the course of evolution, so no organs. For example, human body here became obsolete and retreated since they no longer had an evolutionary advantage. An example in humans is the vermiform appendix. रूडिमेंट रेफर टू ए बायोलॉजिकल ऑर्गन और टिश्यू दैट आर इनकम्प्लीट, जो कि इनकम्प्लीट है। इसका रूडिमेंट्स रेफर टू ए बायोलॉजिकल ऑर्गन, ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहा है, और टिश्यू ऑर्गन और टिश्यू दैट आर इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट है, नो लॉन्गर फंक्शनल, वो फंक्शनल ही नहीं है। एज लिविंग कंडीशन चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, एज लिविंग कंडीशन चेंज ड्यूरिंग द course of evolution, some organs, for example human body hair become absolute and retreated, become obsolete and retreated since they no longer had an evolutionary advantage. Then there is no any evolutionary advantage. An example in humans is the vermiform appendix. Rudiments organ are those there is no need of body to perform function, just like appendix, just as a vestigial organ, just as a vestigial organ. There is no need for money for any, or just we I don't know, we don't know the function of appendix, but there is we think there is no any function of appendix, just a vestigial organ, that's why rudiments organ. Phylogenetic cause malformation in humans. 79. Phylogenetic cause malformations in humans. It is a condition present due to non-genetic factors at birth. These defects may result in disabilities that may be physical, intellectual, or developmental. The disabilities can range from mild to severe. These malformations are divided into two main types: structural disorders, in which problems are seen with the shape of a body part, and functional disorders, in which problems exist with how a body part works. Functional disorders and degenerative disorders. Some malformations include BOT. Phylogenetic caused malformation in human. Phylogeny. It is a condition present due to non-genetic factor at birth. ये जो है it is condition, ये condition होता है present due to non-genetic factor at birth. non-genetic factor जो होता है उस टाइम birth की condition में ऐसा देखने को. This defect may result, this defect may result in disabilities that may be physical, intellectual or developmental. The disabilities can range from mild to severe. ये जो phylogenetic होता है ancestor की स्टडी होता है, ये हम बढ़ते हैं। इट इज कंडीशन प्रेजेंट ड्यू टू नॉन जेनेटिक फैक्टर एट बर्थ। ये जो है
नॉन जेनेटिक फैक्टर एट बर्थ जो होता है, द डिफेक्ट्स में रिजल्ट, ये कंडीशन पाया जाता है नॉन जेनेटिक फैक्टर एट बर्थ, दिस डिफेक्ट में रिजल्ट, ये बहुत बड़ा डिसेबिलिटी कॉज करता है, जिससे कि ये फिजिकल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर और डेवलपमेंटल लेवल पर भी ये हमें मतलब हार्म करता है। तो ये डिसेबिलिटीज कुछ माइल्ड हो जाता है और सीवियर भी हो सकता है। दिस मालफॉर्मेशन आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, ये जो है दो टाइप्स में डिवाइडेड है। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर इन विच प्रॉब्लम्स आर सीन, प्रॉब्लम्स देखा जाता है विद द शेप ऑफ द बॉडी पार्ट एंड फंक्शनल डिसऑर्डर। These malformations are divided into two main types: structural disorders, in which problems are seen with the shape of a body part, and functional disorders, in which problems exist with how a body part works. Functional disorders include metabolic and degenerative disorders. Some malformations include both structural and functional disorders. These malformation are divided into two main types, ये divided रहता है two main types हैं। structural disorder in which problems are seen with the shape of a body part, and functional disorder in which problem exists with how a baby part works, कैसे बेबी पार्ट्स वर्क करता है। तो यहाँ पर फिर से दीज मालफॉर्मेशन आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, और ये दो टाइप में डिवाइडेड होता है। जैसे कि स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर में हम देखते हैं इन विच प्रॉब्लम्स आर सीन, जिसमें कि प्रॉब्लम देखने को मिलता है विद द शेप ऑफ बॉडी, ये शेप ऑफ बॉडी पार्ट पर देखने को मिलता है। एंड फंक्शनल डिसऑर्डर में इन विच प्रॉब्लम एग्जिस्ट है, इसमें प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है विद हाउ ए बेबी पार्ट वर्क, कैसे बेबी का पार्ट वर्क करता है। फंक्शनल डिसऑर्डर इंक्लूड मेटाबॉलिक एंड रीजनरेटिव डिसऑर्डर, या फंक्शनल डिसऑर्डर में हम लोगों को देखने को मिलता है इंक्लूड मेटाबॉलिक एंड डिजनरेटिव डिसऑर्डर। सम मालफॉर्मेशंस इंक्लूड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिसऑर्डर, सम मालफॉर्मेशन इंक्लूड करता है बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिसऑर्डर। दे कैन बी कॉज्ड बाय अल्कोहल एक्सपोजर, ये कॉज किया जाता है अल्कोहल एक्सपोजर इन यूट्रो टॉक्सिक सब्सटेंस या टेरेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो सकता है। मेडिसिन इन्फेक्शंस, माल न्यूट्रिशन, सोशल इकोनॉमिक एंड फिजिकल रेस्ट्रेंट के बेसिस पर ये हो सकता है। बाय जेनेटिक लॉ ऑफ हेकल म्यूलर, AT. BIOGENETIC law of HAECKEL Muller. The biogenetic law states that ontogeny recapitulates phylogeny. This means that the development of the embryo of an animal from fertilization to gestation or The biogenetic law states that ontogeny recapitulates phylogeny. हेकेल मुलर ने बोला था, ठीक है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल फॉर फर्टिलाइजेशन टू गेस्टेशन hatching ontogeny goes through stages resembling or representing successive adult stages in the evolution of the animal's remote ancestor's phylogeny. It is also called the recapitulation theory. Hatching ontogeny goes through stages resembling or representing successive adult stages in the evolution of the animal remote ancestor phylogeny. It is also called the recapitulation theory. इसको बोला जाता है recapitulation theory. Natural selection, directional disruptive or stabilizing. Calliani recapitulation theory. 81. Natural selection, directional, disruptive, stabilizing. 54.10. Natural selection is the differential survival and reproduction of individuals in population due to favorable differences in phenotype. It is a key mechanism. Evolution, as individuals with more favorable traits will tend to survive and pass on these traits to their offspring. It causes the allele frequencies of a gene pool to change totally. Alleles present in a sexually reproducing population in any given composition of the gene pool may constantly change from generation to generation.
Natural selection is the differential survival and reproduction of individual in a population due to favorable differences. नेचुरल सिलेक्शन ये बोलता है डिफरेंशियल सर्वाइवल, ये डिफरेंशियल सर्वाइवल सर्वाइव करता है एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करते हैं इन अ पॉपुलेशन में ड्यू टू फेवरेबल डिफरेंसेस, जो फेवरेबल डिफरेंसेस के कारण इन फिनोटाइप इट इज की मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये जो है नेचुरल सिलेक्शन, ये एक की मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है। एज इंडिविजुअल विद मोर फेवरेबल, ये एज इंडिविजुअल विद मोर फेवरेबल ट्रेड, जिसके पास मोर फेवरेबल ट्रेड्स होगा, विल टेंड टू सर्वाइव, वो टेंड टू सर्वाइव करता है एंड पास ऑन दिस ट्रेड, और ये पास करता है ट्रेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। या नेचुरल सिलेक्शन का ये मतलब है कि डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन में जो भी ज़्यादा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा वही नेचुरल सिलेक्शन उसी को करता है जिसके पास एबिलिटी हो जो अनफेवरेबल कंडीशन को झेल सके। It causes the allele frequencies of a gene pool to change total variety of genes in alleles present in a sexually reproducing population in any given population. Composition of the gene pool may constantly changes from generation to generation. And when it does, the members of a population become more adapted to their environment. It causes the allele frequency of a gene pool में to change, ये चेंज करता है। It causes allele frequency जो होता है of a gene pool में to change ये चेंज करता है टोटल वेराइटी ऑफ जीन्स को चेंज करता है एंड एलील प्रेजेंट इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन, और टोटल वेराइटी ऑफ जीन्स एंड एलील प्रेजेंट इन अ सेक्सुअली जो प्रोड्यूस होता है रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन में इन एनी गिवन पॉपुलेशन, इन किसी भी गिवन पॉपुलेशन में द कंपोजिशन ऑफ जीन जो है जीन पूल में कॉन्स्टेंटली चेंजेज, वो कॉन्स्टेंटली चेंजेज होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है एंड व्हेन इट does the numbers of a population, when it does the number of population becomes more, जब more हो जाता है adapted to their environment और environment से adapted हो जाता है then it cause करता है। टाइप ऑफ सिलेक्शन कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप ऑफ सिलेक्शन है। तो यहाँ पर STABILIZING limits extremes of population, one optimum phenotype. Example: birth, human, weight. Directional: there will exist one best phenotype, not the mean gradual. By another replacement. 1. Diversifying disruptive increases the fitness of extremes. No optimum phenotype among 2 or more present phenotypes. Example: sexual dimorphism. यहाँ पर 3 तरह के डायरेक्शनल डिस्टर्बिटी और स्टेबलाइजिंग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ग्राफ से अगर ये स्टेबलाइज है, यहाँ पर ये स्टेबलाइज है, दोनों तरफ इक्वल। डिस्टर्बिटिव का होता है किसी भी टाइप को, दोनों को, और डायरेक्शनल होता है किसी भी एक साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ये डायरेक्शनल होता है। डिस्टर्बिटिव करेक्टर बीच में डेविएट कर जाता है। यहाँ पर हम डिस्टेबलाइजिंग में बोलते हैं क्या है स्टेबलाइजिंग लिमिट्स एक्सट्रीम ऑफ पॉपुलेशन वन ऑप्टिमम फिनोटाइप। यहाँ पर जो है एक लिमिट्स एक्सट्रीम ऑफ पॉपुलेशन वन ऑप्टिमम फिनोटाइप, एक ही फिनोटाइप को मतलब जो है वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है यहाँ पर स्टेबलाइज कंडीशन में। एग्जांपल जैसे ह्यूमन, बर्थ और वेट, ये सब देखने को हमें कहाँ पर मिलता है? तो स्टेबलाइजिंग में देखने को मिलता है। डायरेक्शनल में क्या होता है? देयर विल एग्जिस्ट वन बेस्ट फिनोटाइप, जो भी बेस्ट फिनोटाइप है, नॉट द मीन ग्रेजुअल डिस्प्लेसमेंट वन ऑफ द अनदर, जो भी बेस्ट है उसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। जैसा कि मैंने एक डायरेक्शनल शो करने की कोशिश किया। यहाँ पर डायरेक्शनल अगर ये बेस्ट करेक्टर ये है तो इसी टाइप का एक ग्राफ रहेगा इसका डायरेक्शन, और ये एक ही करेक्टर को प्रेफरेंस देगा। डाइवर्सिफाइंग या डिस्ट्रप्टिव बोलता है इंक्रीज द फिटनेस ऑफ एक्सट्रीम नो ऑप्टिमम फिनोटाइप अमंग 2 और मोर प्रेजेंट फिनोटाइप। एग्जाम्पल सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म जब देखा जाता है तो वहाँ पर जो डिस्ट्रप्टिव इवोल्यूशन का देखने का अगर आप ऐसा मिलता है इंक्रीज द फिटनेस ऑफ एक्सट्रीम नो ऑप्टिमम फिनोटाइप, नो ऑप्टिमम फिनोटाइप होता है, कोई भी इसमें देखने को नहीं मिलता। अमंग टू दोनों अपने अपने पार्टिकुलरली वर्क कर रहे हैं और मोर प्रेजेंट फिनोटाइप। एग्जांपल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में ऐसा देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल टाइप्स ऑफ पीपल ट्रॉपिकल, आर्कटिक, टेम्परेट और माउंटेन।
इन्वायरमेंटल टाइप्स ऑफ पीपल जो होते हैं ट्रॉपिकल, आर्टिक, टेम्परेट और माउंटेन में कैसे होते हैं देखते हैं। द आर्टिक टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई डेवलपमेंट ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। आर्कटिक टाइप के जो आर्कटिक टाइप के करेक्टराइज जो होता है हाई डेवलपमेंट ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, उसमें होता है लार्ज थॉरेक्स, diminution of height in comparison with the length of extremities, high blood hemoglobin and cholesterol level होता है, high blood hemoglobin and cholesterol level. दिस सेरेब्टी ह्यूमन टाइप इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न कंट्रीज, जो कि हमें नॉर्दर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है। ये होता है आर्कटिक वाले जो है नॉर्दर्न कंट्री में हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि आरबीसी बड़ा होता है, हीमोग्लोबिन और कोलेस्ट्रॉल भी का भी मात्रा ज़्यादा होता है। टाइप प्रेजेंट इन नॉर्थ कंट्रीज में पाया जाता है, जहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ लार्ज थोरेक्स, diminution of height in comparison with the length of extremities देखने को मिलता है। The tropical type, The tropical type evolved under the influence of the hot and humid climate region, with relatively low content of the animal protein in subtropical and tropical regions. The elongated body form, distinct muscles mass, diminution of circumference of thorax, more intensive sweating, lower cholesterol concentration in blood are typical to this type. the tropical type evolved under the influence of the hot and humid climate region, with a relatively low content of the animal protein in subtropical and tropical regions. Tropical और subtropical regions में the elongated body form, जो elongated body form होता है, distinct muscles mass, diminution of circumference of thorax, more intensive sweating होता है, lower cholesterol होता है, concentration in blood are typical to this type. यहाँ पर हम ट्रॉपिकल रीजन में जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इन्वॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमिड हॉट टू ह्यूमिड कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। विथ रिलेटिवली लो कंटेंट ऑफ द एनिमल प्रोटीन इज सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। द एलोंगेटेड बॉडी फॉर्म देखने को मिलता है। रैंक्ड मसल्स मास यहाँ पर देखने को मिलेगा। diminution of circumference of thorax, more extensive sweating यहाँ पर होता है। lowered cholesterol होना चाहिए। concentration in blood are typical to this type, the mountain type में देखते हैं क्या होता है। The mountain type evolved under the influence of hypoxia, low atmospheric pressure and coldness, relative food monotony, the raised level of the metabolism, relative extremity lengthening, the enlargement of the thorax, increase of oxygen capacity of the blood due to the increase in number of RBC are characteristic for mountain type. The mountain type involved under the influence of hypoxia, ये mountain type है वो इवॉल्व होता है influence of hypoxia, low atmospheric pressure, उसमें low atmospheric pressure देखने को मिलता है। coldness होता है। relative food monotony होता है। the raised level of metabolism, relative extremity lengthening होता है। relative extremity lengthening पाया जाता है। द इन्लार्जमेंट ऑफ द थोरेक्स, और इन्लार्जमेंट ऑफ थोरेक्स होता है। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ द ब्लड ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, यहाँ पर आरबीसी का नंबर इंक्रीज होता है यहाँ पर, इसी के लिए इसका ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी आरबीसी का इंक्रीज होता है। और करेक्टरिस्टिक्स फॉर द माउंटेन टाइप, और ये करेक्टरिस्टिक है माउंटेन टाइप का। नॉट टेम्परेट टाइप को हम लोग आइडेंटिफाई। टेम्परेट टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरमीडिएट पोजीशन। टेम्परेट टाइप जो है इंटरमीडिएट पोजीशन है बिटवीन द एबोर्जिनीज ऑफ द आर्टिक एंड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द सोमेटिक इंडेक्सेस एंड द लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये जो है आर्कटिक और ट्रॉपिकल रीजन का सोमेटिक इंडेक्स जो फाइंड होता है वो टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द बायोस्फीयर एंड द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द बायोस्फीयर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो सब हम देखते हैं। बायोस्फीयर हैज 3 फेज ऑफ सब्सटेंसेस, लिक्विड, सॉलिड, गैस। द बायोस्फीयर हैज 3
broad parts: the hydrosphere, atmosphere, and the lithosphere, where most known organisms live in lithosphere. Atmosphere. Earth's atmosphere extends more than 560 kilometers, 348 miles above the planet's surface, and is divided into 4 layers, each of which has distinct thermal, chemical. यहाँ पर अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड मोर देन 560 किलोमीटर, जो कि 348 माइल्स होता है, above the planet surface, and is divided into 4 layers, और ये डिवाइडेड होता है 4 लेयर, each of which has a distinct thermal chemical, जिसके पास distinct thermal chemical and physical properties होता है. Life can exist only in the lowest part of the atmosphere known as a troposphere. Troposphere जो होता है वहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करता है. उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर. Hydrosphere means water, solid, liquid, gas. The hydrosphere. These are oceans and other water bodies. They are divided into zones based on depth and offer varying prevalence of different life forms at each zone. यहाँ पर दीज आर ओशियंस. यहाँ हाइड्रोस्फीयर में की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ओशियन से रिलेटेड एंड अदर वाटर बॉडी, दे आर डिवाइडेड इनटू जोन्स बेस्ड ऑन द डेप्थ एंड ऑफर वेरिंग प्रिवलेंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एट ईच जोन. यहाँ पर जो है देयर आर ओशियन एंड वाटर बॉडी. यहाँ पर जो है ओशियन और वाटर में जो भी ऑर्गेनाइज हाइड्रोस्फीयर वो बोल रहे हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स. ये डिवाइडेड इनटू जोन्स, ये डिवाइडेड होता है जोन बेस्ड ऑन द डेप्थ के बेसिस पर ये डिवाइडेड होते हैं. हाइड्रोस्फीयर के भी 4-5 टाइप होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे. ऑफर वेरिंग प्रिवलेंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एट ईच जोन, और वहाँ पर जो है ना लाइफ एग्जिस्ट करता है और डिफरेंट जोन के बेसिस पर. अब लिथोस्फीयर ये सॉइल से रिलेटेड है. Lithosphere. This is the hard earth where most humans live and thrive. It has several divisions based on depth, which include exosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere, troposphere, crust, upper mantle, outer core, and inner core. अब लिथोस्फीयर के बारे में बात करते हैं. This is the hard earth where most humans live and thrive. It has several divisions. इसके पास several division based on the depth. ये depth पर बेस करता है, which include exposure वो include करता है exposure, thermosphere, mesosphere, stratosphere, troposphere, crust, upper mantle, ये mental, outer core and inner core, anthroposphere. लिथोस्फीयर ये सोइल से रिलेटेड होता है, हार्ड होता है. अर्थ वेयर मोस्ट ह्यूमन, यहाँ पर जो कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन जो लाइव एंड थ्राइव करते हैं. इट हैज सेवरल डिवीजन. इसके पास सेवरल डिवीजन बेस्ड ऑन द डेप्थ. ये डेप्थ के बेसिस पर यहाँ पर भी सेवरल डिवीजन देखने को मिलता है. इंक्लूड एक्सपोजर, थर्मोस्फेयर, मेजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, क्रस्ट, अपर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर देखने को मिलता है. ना उसके बाद एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं. Atmosphere is the part of environment. Atmosphere जो है it is the part of environment that is made up of modified by humans for use for human activity. जहाँ पर कि एंथ्रोपोस्फेयर में जो है एंथ्रोपोस्फेयर जहाँ पर कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किया जाता है वहाँ के एक डिफाइन किया गया. एंड ह्यूमन हैबिटेट्स, जहाँ पर ह्यूमन हैबिटेट्स रहता है, इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड टेक्नोस्फेयर, और टेक्नोस्फेयर ही भी इसे बोला जाता है. ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होता है यहाँ पर देखते हैं. The human impact on the environment is mainly in the form of destruction caused to different parts of biosphere pollution. This can be water, land, air, and radiation. Other human effects include deforestation, desertification, etc. तो अब उसमें बात करते थे. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इज मेनली, यहाँ पर जो ह्यूमन इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट मेनली जो होता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन. ये डिस्ट्रक्शन कॉज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. ये जो है ये डिस्ट्रक्ट करता है जैसे कि पॉपुलेशन के बेसिस पर. दिस कैन बी वाटर, लैंड, एयर एंड रेडिएशन. अदर ह्यूमन इफेक्ट इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि ह्यूमन इम्पैक्ट करता है इन्वायरमेंट पर. डिजर्टिफिकेशन ये तो नेचुरल है. डिफॉरेस्टेशन के कारण ही डिजर्टिफिकेशन भी होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग रिस्पॉन्सिबल है. अब उसके बाद हमने कंप्लीट कर दिया. अब उसके बाद पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे.